सबसे पहले बात वक्फ बोर्ड की, जिस पर सरकारी संपत्तियों पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं। लगातार रामपुर में 396 हेक्टेयर सरकारी जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। डीएम जोगिंदर सिंह ने कहा है कि जिला प्रशासन ने 3,365 वक्फ संपत्तियों का वेरिफिकेशन कराया है। इन संपत्तियों में से 2,363 यानी कि करीब करीब 70% सरकारी संपत्तियां हैं। तो अब देखिए कि क्या अब इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि एक सर्वे डीएम की तरफ से करवाया गया था। रामपुर का मामला है जिसमें 396 हेक्टेयर सरकारी जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। डीएम जोगिंदर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने 3,365 वक्फ संपत्तियों का वेरिफिकेशन कराया और इन संपत्तियों में से 2,363 जो थे वो सरकारी जमीन निकले, यानी कि करीब करीब 70% सरकारी संपत्तियां हैं जो वक्फ में अपने नाम कर रखी है। देखिए, हमारे जो जनपद में 3365 ऐसी वक्फ की संपत्तियां थी जिनका वेरिफिकेशन जिला प्रशासन ने कराया है। और वेरिफिकेशन में हमारे यहाँ जो 6 तहसीलें हैं जनपद रामपुर में, उसमें यह निकल कर आया है 3365 जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें से लगभग 2363 जो 70% कवर करता है और जिसका भूखंड जो क्षेत्रफल है वो लगभग 400 हेक्टेयर निकल कर आता है, वो सरकारी संपत्तियां निकल कर आई हैं। योगी सरकार की ओर से बनाए गए अपार आईडी ने नेपाल से सटे बहराइच जिले में मदरसों की पोल खोलकर रख दी है। नियमों को ताक पर मदरसों की मान्यता तो दे दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूल और मदरसों को अपार आईडी पर बच्चों की संख्या दर्ज करने को कहा था, ताकि बच्चों की असल संख्या का पता चल सके। जिले के 57 ऐसे मदरसे हैं जिनकी अपार आईडी पर बच्चों की संख्या अभी भी 0 है। मतलब ये कि मदरसे या तो फर्जी हैं या फिर उन पर छात्रों की संख्या गलत दिखाई जा रही है। मदरसे ऐसे थे जिन्होंने अपार आईडी का अकाउंट ही ओपन नहीं किया था, मतलब शून्य थी उनकी प्रगति। लेकिन 4 दिन बाद जब समीक्षा हुई तो 87 मदरसे बचे थे। आज की डेट तक 57 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपार आईडी पर प्रगति। जिन मदरसों की आज तक की डेट में अपार आईडी पर प्रोग्रेस शून्य है, निश्चित रूप से या तो उनके यहाँ छात्र नहीं हैं या मदरसा नहीं खुलता है या जो कुछ भी उनका कारण है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रगति तो उनकी होनी ही चाहिए। 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चों का प्रगति होना चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मदरसा है और मदरसा ये चंदनपुर ग्राम पंचायत में स्थित है और मदरसा देखने से लग रहा है कि कई सालों से बंद है। मदरसे का नाम मदरसा जामिया मुस्तक़उलूम करके ये मदरसा है और देख सकते हैं कि मदरसे का जो आंगन है, जो प्रांगण है, उसमें सब्जियां बोई हुई हैं। तो इसे देख के लगता है कि कई सालों से ये मदरसा बंद है। हम इस मदरसे में आए हैं, इसकी वजह ये है कि इस मदरसे की जो अपार आईडी है उस पर बच्चों की संख्या शून्य है। इससे ये आशंका है कि बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते, तो हम रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ आए थे। बहराइच में ऐसे 57 अभी ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे मदरसे तो स्थापित हैं, मदरसे की मान्यता तो ली गई है, लेकिन वहाँ जो बच्चों की संख्या है वो अभी शून्य है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करे। ये विवादित पोस्टर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने लगवाया है। कल जिस तरह से अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने कुछ इसी तरह का बयान दिया था। अब देखिए, इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, जो कि लखनऊ में है, वहां पर अब इस तरह के पोस्टर चस्पा किए गए जिस पर लिखा है कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करे। ये विवादित पोस्टर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने लगवा दिया है। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, पहले अखिलेश यादव बयान देते हैं कि देखिए चुनाव आयोग मर चुका है, कफन ओढ़ ले, बहुत इस तरह की बातें उन्होंने की, और अब जो उनके नेता हैं वो सिर्फ कह नहीं रहे, पोस्टर भी लगा दिया उन्होंने। देखिए, साफ तौर से कल जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था उससे पहले मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के जब पत्रकारों ने दिल्ली में उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने सफेद कपड़ा भेंट करने की बात कही थी। उसके बाद उनके सांसदों के साथ एक समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक फोटो भी आया था
जिसमें सफेद कपड़े के ऊपर चुनाव आयोग लिख करके उसको तमाम सांसद हाथ में ले करके एक फोटो खिंचवा करके ट्विटर हैंडल पे उसको शेयर किया गया था। तो साफ तौर से अब पार्टी की तरफ से इसको हरी झंडी बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी का जो नेतृत्व होता है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, वही इस बात को तय करते हैं कि आखिर किस दिशा में फैसला लेना है। तो साफ तौर से इस बात को मान के चले कि अब कार्यकर्ताओं को एक तरह से ये हरी झंडी मिल गई है कि वो आयोग को लेकर के जो उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो बातें कही हैं, जो उस बयान आया है, उसको आम लोगों तक ले जाएं। तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने इस तरह का पोस्टर लगाया गया है, समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी द्वारा लगाया गया है, और इसमें यहाँ तक लिखा गया है कि जिलेवार अब तो अभियान चलना चाहिए और हर जिले में इस तरह का सफेद कपड़ा जो है, यानी वो इशारतन कफन की तरफ वो इशारा है, पेश किया जाना चाहिए। बिल्कुल अलाउद्दीन, हमने देखा कि जब भी हार की आशंका, हार की हताशा या हार जाती है तो पार्टियां इस तरह के बयान देती है, खासतौर पर विपक्षी पार्टी। बीजेपी का ऐसा कहना है कि हार की हताशा है जिसकी वजह से अब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, वरना जब जीतते हैं तब तो किसी तरह की कोई बात नहीं होती चुनाव आयोग को लेकर। देखिए, जो हालिया बयान है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर साफ तौर से पहले ट्रेंड कहीं पर देखने को नहीं मिला। बात चाहे इससे पहले के इलेक्शन की हो, चाहे विधानसभा की या लोकसभा की, जो मैक्सिमम ट्रेंड था तमाम दलों की तरफ से वो ईवीएम को लेकर के था कि ईवीएम के जरिए से तमाम जो वोटिंग हो रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। इसकी शुरुआत सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती गांधी ने किया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जो है पूरा मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों को नकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि पूरे जो आरोप है वो निराधार हैं और तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं इसको लेकर के उन्होंने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया है। तो ये नया ट्रेंड अब है, और खासतौर से जो ट्रेंड अब शुरू हुआ है उसमें बात कही जा रही है कि लगातार इलेक्शन कमीशन को जो शिकायतें करी गई या फिर लगातार जो 500 से ज्यादा उनकी तरफ से शिकायतें की, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन, उसकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला था ईवीएम को लेकर, जो अपनी तमाम एफिडेविट और तमाम अपने तर्क इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में रखे थे, जिसके बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मुद्दे को नकार दिया था या माने खत्म कर दिया था। तो अब सबसे पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन, उसकी तरफ से जब तक एक एक्सप्लेनेशन ना आए तो तमाम बातों पर ज्यादा स्पष्टीकरण हो पाएगा। लेकिन सियासी पार्टियों की तरफ से जो शुरुआत करी गई है या फिर जिले स्तर पर इस तरह के सिंबॉलिक जो काम किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो अपने लिए नफा नुकसान देख करके किए जाते हैं, क्योंकि तमाम अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, उनके वोटर्स को अपना एक संदेश देने की एक कोशिश होती है। शायद वो कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्या रुख पूरे मामले पर होता है वो भी देखिए। ठीक है अलाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक और खबर हमारे पास आ रही है। समाजवादी पार्टी में एक और पोस्टर सामने आया है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश प्रवक्ता सोमिल सिंह शुनेत ने पार्टी कार्यालय के बाहर लगाई बड़ी होर्डिंग में लिखा 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। विशेष सोमिल सिंह ने बताया कि हमारी सरकार में 2013 में भी कराया गया था भव्य कुंभ, और अब जब 2027 में सपा सरकार बनाएगी तो फिर 2032 में कराएगी भव्य अर्धकुंभ। अब इसको लेकर क्या हम कहें, क्योंकि देखिए कुंभ में स्नान करने अखिलेश पहुंचे अलाउद्दीन, लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार ये कह रही है कि देखिए भाई ये लोग कुंभ को लेकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। क्या इसी वजह से अब उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो उस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, तमाम जो इश्यूज है इसको 27 के नजरिए से देखा जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। 27 बिल्कुल नजदीक है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस तरह का बयान दिया कि जब गंगा मैया बुलाएंगी उचित समय पे मैं पहुंच जाऊंगा। आपने देखा होगा कि वो अचानक जो है पहुंचते हैं, कोई प्रोटोकॉल बहुत लंबा चौड़ा नहीं जारी होता है। तो ऐसे में जब आप नजरिया डालेंगे वोटों का, भी एक सियासी पार्टी के लिए वोट बैंक और वोट ही सबसे अहम चीज होती है, और ऐसे में तमाम जो कवायद है वोट को लेकर के ही है। 2025 शुरू हो गया है, 2026 के लास्ट आते थे, माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जनवरी के फर्स्ट वीक से 27 से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में समय कम है, कुल मान करके आप मान के चलें कि करीब 2 साल बचा हुआ है। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद की तैयारियां तमाम थी, उसमें एक पीडीए नारा था समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी क्योंकि जो पूरा ट्रेंड एक बार चल रहा है, जातिगत आंकड़े हों या फिर धार्मिक आंकड़े हों, उन तमाम बिंदुओं को ध्यान में लेकर के भी समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि पीडीए के अलावा जो दूसरे वोट बैंक हैं, जिसमें वो पीडीए का मतलब ए का मतलब अगड़ा आधी आबादी और तमाम लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि
सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक रास्ता है, सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक मैसेज है, उस संदेश को भी दिया जाए और 27 को कहीं ना कहीं से बेहतर परफॉर्मेंस करी जाए। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे जो एक संदेश और मैसेज निकला था कुंभ से, उस मैसेज को थोड़ा विस्तार देने की कोशिश, आधार देने की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, हालांकि बात होगी कि 2027 में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन एजेंडा अभी से सेट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर वॉर किस तरह है। जब भी हमने देखा कि कोई बड़ा बयान आया, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर दूसरे दिन बड़े बड़े अक्षरों में होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए। ये दो तस्वीरें 27 में आएंगे अखिलेश, और कहा यह जा रहा है कि जो अर्धकुंभ उसके बाद होने वाला है उसको भव्य तरीके से अखिलेश करवाएंगे। और दूसरा पोस्टर, जिस तरह से चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप और संगीन गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाया, उसको लेकर भी अब ये पोस्टर है जिसमें लिखा है भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। सीतापुर में पुलिस का गो तस्करों से एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से ये तस्कर महबूब आलम उर्फ बाबा घायल हुआ है। फायरिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षण तालगांव बाल बाल बच गए। गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। गौ तस्कर आलम उर्फ बाबा पर 25,000 का इनाम था। एनकाउंटर तालगांव थाना क्षेत्र में हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कि किस तरह से एनकाउंटर हुआ। पुलिस का गो तस्करों के साथ ये एनकाउंटर था। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी घायल हुआ है और इस दौरान फायरिंग में थाना प्रभारी बाल बाल बच गए क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और थाना प्रभारी घायल होने से बच गए। और उत्तर प्रदेश के बजट की अब बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है 20 तारीख को, यानी कि 20 फरवरी को। उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का बजट 8.5 लाख करोड़ के पार का होगा। बजट में नए एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रावधान होगा। नए एक्सप्रेसवे के किनारे प्रदेश के 28 जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बजट का प्रावधान होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और बजट बताया जा रहा है कि इस बार लंबा चौड़ा बजट उत्तर प्रदेश का होने वाला है। बताया जा रहा है कि अनुमान के तौर पर ये 8.5 लाख करोड़ के पार का होगा। बजट में चूंकि प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसको लेकर पैसे खर्च किए जाएंगे। खासतौर पर नए एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रावधान होगा। नए एक्सप्रेसवे के किनारे प्रदेश के 28 जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बजट में प्रावधान होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश का। 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन अब जो खबर आई है कि जो इस बार का बजट उत्तर प्रदेश का होगा वो काफी लंबा चौड़ा बजट होगा और एक बड़ा बजट कहा जा रहा है। अब तक का 8.5 लाख करोड़ के पार का ये बजट होगा। बजट में नए एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रावधान होगा। नए एक्सप्रेसवे के किनारे प्रदेश के 28 जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बजट का प्रावधान। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 को शुरू हो रहा है। अब ये देखना होगा कि प्रदेश के विकास कार्यों को किस तरह से आगे लेकर जाया जाता है। बजट में किस तरह से इन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लगातार प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और यहाँ पर कई ऐसे जिले हैं जिनका विकास हो रहा है। एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं जिससे कि कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो और व्यापार से लेकर आम लोगों के लिए राहत लेकर आए। तो 8.5 लाख करोड़ का ये बजट होने वाला है। एक बड़ा बजट कहा जा रहा है ये। और आज शाम मोदी कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है जिसमें नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल जाएगी। ये बिल इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए होगा। इसमें कई प्रावधान होंगे जिसे लागू होने के बाद इनकम टैक्स में राहत के लिए बजट तक का इंतजार नहीं करना होगा और न ही इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करने की कोई जरूरत होगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है ये इनकम टैक्स का नया बिल और इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है।
और अब बात महाकुंभ की, तो प्रयागराज महाकुंभ का 26वां दिन और अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कुछ और मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी संगम में आज स्नान करने वाले हैं। और अब बात सोने की, तो सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी उछाल के बीच 10 ग्राम सोने की कीमत 86,000 के पार पहुंच गई है, जिसकी वजह से अब ग्राहक भी निराश दिखाई दे रहे हैं। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ जहां ग्राहक चिंता में है, तो वहीं सराफा बाजार में उतनी रौनक नहीं है। लखनऊ में 10 ग्राम सोने की कीमत 86,000 से ऊपर चली गई है। हफ्ते भर के अंदर सोना 2,350 तो वहीं चांदी 3,450 रुपए महंगी हुई है। वहीं ग्राहकों की पसंद के मुताबिक कारोबारियों को ज्वेलरी के डिजाइन में बदलाव करना पड़ रहा है। लखनऊ के सराफा बाजार का कुछ ऐसा हाल है। हाइक हुआ है, उससे कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस पर असर पड़ा है। लोग ऐसी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का कर रहे हैं जो कि देखने में हैवी हो लेकिन वेट में हल्की हो, या फिर 18 कैरेट गोल्ड में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ कस्टमर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे बात करेंगे। आप आज इयररिंग्स लेने आई हैं, अपने लिए लेने आई हैं कि गिफ्ट? नहीं, मैं गिफ्ट लेने के लिए तो वेडिंग का सीजन है, तो शादी के ही पर्पज से लेने आई हूँ। जी हाँ। तो कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि इस साल तो काफी ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, अभी और ज्यादा राइज हो भी सकती हैं, तो किस तरह से खरीदारी पर असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। पहले रेट इसके सही थे तो हम लोग थोड़ा हैवी वेट का भी ले सकते थे, वो अफोर्डेबल था, बट अब हम छोटा सा भी लेंगे तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो उसका तो फिर असर पड़ ही रहा है बहुत। चॉइस में अंतर आता है कि हम भारी लेने निकले थे लेकिन अब हल्का लेकर जा रहे हैं क्योंकि महंगा हो गया है। क्या कह रहे हैं? और क्या, इतना महंगा है, कौन ले पाएगा बताइए आप। वही एक्सचेंज कर लेते हैं, रखी हुई चीज को एक्सचेंज कर लेते हैं बस। टोटल ग्राम जो ज्वेलरी वो खरीदते थे उसमें जो है फर्क आया है। जैसे जो व्यक्ति आज से 5 साल पहले 100 ग्राम ज्वेलरी खरीदता था, वो आज की डेट में 25-30 ग्राम 50 ग्राम खरीद रहा है। तो परचेजिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हैज गॉन डाउन टू 25%। कानपुर के सराफा बाजार में भी सोने की महंगाई का असर दिख रहा है। यहाँ 10 ग्राम सोने का भाव 87,000 तक पहुँच गया है। आने वाले समय में और भी दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एम्प्लॉइज हैं, इनके लोग कस्टमर्स खड़े हैं, कस्टमर से कन्विंस कर रहे हैं जो सामान लेना रहे। हालांकि सोने के रेट की बात की जाए तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको पैन करके दिखाइए कि आज का रेट 87,000 रुपये, यानी 24 कैरेट की अगर बात की जाए 87,000 में। अगर गोल्ड की इसकी बात करें तो रेट्स का फ्लक्चुएशन है, लेकिन अगर हम 24 कैरेट की बात करें 87,000 रुपये आज की डेट में। इवन 6 तारीख देखी जा सकती है 6/2/2025 का। और कहीं ना कहीं ये रेट्स रोज बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक सप्ताह की बात की जाए तो एक सप्ताह में 5,000 रुपये का रेट सीधे इसमें बढ़ा है, जो कहीं ना कहीं सराफा बाजार में खलबली लगा। दाम तो बढ़ रही है पर लेना तो पड़ेगा ही। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, इयररिंग्स, रिंग, ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना बढ़ रहा है तो उसको मतलब थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि बाद में हम गोल्ड को स्टोर करके बाद में मतलब बेच सकते हैं फिर वो सब।